अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्स्टेट्रिक का जो पहला चैप्टर है एंटीनेटल केयर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें से आता है। क्वेश्चन मस्ट आता है। क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन बेटे पहले हम इसको सारा पढ़ेंगे। मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, पर्सनली मुझे पसंद नहीं है कि मैं आपको ये कह दूँ कि जी 2 टेबल कर लो, 4 टेबल कर लो, यहीं से आएगा। क्यों? ये बुक्स आपके लिए बनाई गई हैं, आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आपको सब पता होना चाहिए। हाँ, याद वो कर लो जो पेपर में आता है, लेकिन पढ़ना सारा है, क्योंकि जब आप एक दफ़ा इसको पढ़ लेते हो तो ये लाइफ में कहीं ना कहीं, मेडिकल की लाइफ में, वाइवास में, पेशेंट पे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो उन लोगों पे ना रहा करें कि जी 1 टेबल कर लें, 2 टेबल कर लें या पास पेपर्स कर लें। पढ़ना आपने सारा है। अब हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे कि एंटीनेटल केयर से क्या मुराद है। मैं आसान लफ्ज़ों में बताती हूँ बेटे। एंटीनेटल केयर से ये मुराद है कि जब एक वुमेन प्रेगनेंट हो जाती है, प्रेगनेंसी होती है, तो फिर उसने हमारे पास, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है। ठीक है, उसके वीकली चेकअप्स होंगे, मंथली चेकअप्स होंगे, टिल डिलीवरी उसके और बच्चे की वेलबींग को असेस करेगी गायनेकोलॉजिस्ट। उसके डिफरेंट टेस्ट करेगी, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, पहले ज़माने में ऐसे होता था, प्रेगनेंसी हुई, हमल हुआ, दाई घर में आई, डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अब ये चीज़ें सेफ़ नहीं हैं। क्यों नहीं है? कुछ केसेस मैंने देखे, वो भी आपको आगे बताऊंगी। सो हम एंटीनेटल केयर के ओवरव्यू की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को टच ज़रूर कराऊंगी कि ये एंटीनेटल केयर कैसे डेवलप हुई, इसका क्या फ़ायदा था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। देन मेन चैप्टर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि एंटीनेटल केयर के क्या एम्स हैं। ठीक है, यही एम्स हैं कि प्रेगनेंसी के आउटकम को मैक्सिमाइज़ किया जा सके बच्चे के लिए, माँ के लिए। अगर माँ में कोई मसला है उसको बहुत अर्ली डायग्नोज किया जा सके, ट्रीट किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। उसके अलावा मदर को और उसकी फैमिली को उसके बारे में एडवाइस कर सकें हम लोग, या जो माइनर एलिमेंट्स हैं प्रेगनेंसी के, फॉर एग्जांपल नोजिया, वॉमिटिंग, इनको डील करना और जनरल हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोवाइड करना। ये बेसिकली एंटीनेटल केयर का एम है या पार्ट है, ये बात करेंगे। अब अगर वुमेन आती है तो हमने उसको किस तरह से एडवाइस करना है, किस बारे में रीअश्योर करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे पहले जब वो हमारे पास आती है ना बेटे, तो हम लोग उसको कहते हैं बुकिंग स्कैन, यानी पहली दफ़ा वो हमारे पास आती है। तो बुकिंग स्कैन पे हमने क्या क्या चीज़ें देखनी हैं, वो चीज़ें देखना क्यों ज़रूरी हैं, ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन से टेस्ट, ये जो दोनों टेबल हैं, ये मोस्टली जिन लोगों के स्कूल्स में SCQs आते हैं, कॉलेजेस में, उनको आ जाते हैं। सो प्रेगनेंसी में बुकिंग विज़िट के ऊपर हमने कौन से ज़रूरी टेस्ट करने हैं, यहाँ से MCQ आ जाता है। सो ये टेस्ट वगैरह पढ़ेंगे। और लास्टली हम पढ़ेंगे कि अगर एक वुमेन जो है, हमने हाई रिस्क कहा, क्यों हाई रिस्क कहा, और इसको आइडेंटिफाई अगर हमने किया तो फिर आगे उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कैसे उसको डील करना है। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे एंड देन हम असेसमेंट को भी सॉल्व करेंगे। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है इस चैप्टर का। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटे एंटीनेटल केयर से। ठीक है, ओके, एंड में मैं बता दूंगी क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी आपने सारी वीडियो सुननी है, सारे चैप्टर को एक रीड मस्ट दे देनी है। ओके, सो हमने कहा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंटी नेटल केयर। ठीक है, अब इसकी बेस क्यों बनी है, इसकी ज़रूरत क्यों बनी? वो कहता है कि तकरीबन अगर हम यूके में देखें ना, चूँकि बुक उनकी लिखी हुई है, तो इसलिए यूके में हम लोग देखें तो वो कह रहा है तकरीबन 7 लाख बच्चे जो हैं वो हर साल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इन बच्चों को देखें तो वो कहता है इन प्रेगनेंसीज़ में से और इन डिलीवरीज़ में से जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस होते हैं ना, उन केसेस का अगर हम लोग देखें, मदर्स को देखें तो वो मदर्स जो हैं वो लो रिस्क होती हैं, यानी उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। वो मदर्स जो हैं वो हेल्दी होती हैं और उनमें कोई भी को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन यानी हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ नहीं होती। जब नहीं होती तो मोस्टली यही है कि प्रेगनेंसी सेफली टर्मिनेट कर जाती है। लेकिन माइनॉरिटी में, यानी कुछ लोगों के अंदर क्या है कि वो हाई रिस्क होती हैं। अब हाई रिस्क किसको कहते हैं मैं एवेलुएट करना सिखाऊंगी, लेकिन एक वुमेन प्रेग्नेंट है और साथ उसको बीपी का मसला है, डायबिटीज़ है, एपिलेप्सी है, पहले उसकी सर्जरीज हुई हुई हैं, सी सेक्शन हुए हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो हाई रिस्क है या उसकी एज ज़्यादा है। ठीक है, सो माइनॉरिटी वुमेन जो है वो हाई रिस्क पे होती हैं, वो अनहेल्दी होती हैं और उनको कोई को एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। तो इनमें प्रेगनेंसी का आउटकम विदाउट एंटीनेटल केयर इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए फिर एंटीनेटल केयर का कॉन्सेप्ट आया। अब ये जो एंटीनेटल केयर का कॉन्सेप्ट है ना, इस कॉन्सेप्ट का बेसिक फ़ायदा यही है या बेसिक मकसद यही है कि आपने लो रिस्क और हाई रिस्क वुमेन्स को डिफ्रेंशिएट करना है। हम चेक करेंगे, वो आएगी फर्स्ट सेमेस्टर पे
मैं उसके कुछ टेस्ट कराऊंगी, उसकी सारी एग्जामिनेशन करूंगी, तो फिर मैं डिसाइड करूंगी कि ये वुमेन जो है लो रिस्क वुमेन है या ये हाई रिस्क वुमेन है। अगर तो वो लो रिस्क वुमेन है, इसका मतलब है वो हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, तो उसको सिर्फ मैं क्या करूँगी, कुछ सपोर्ट और रीअश्योरेंस और एडवाइसेस वगैरह। ठीक है, मैं उसको कहूँगी जी आप बिल्कुल ठीक हैं, प्रेगनेंसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ये सपोर्ट, इमोशनल और रीअश्योरेंस काफ़ी है। लेकिन अगर वो हाई रिस्क हुई तो हाई रिस्क को स्पेशल केयर की ज़रूरत है। ठीक है, अगर स्पेशल केयर ना की तो बच्चे और माँ दोनों की जान को ख़तरा हो सकता है। तो उसने ये जो पहला पैरा आपकी बुक में लिखा हुआ है, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि एंटीनेटल केयर का बेसिक मकसद ये है कि हम हाई रिस्क और लो रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन्स को डायग्नोज कर सकें और फिर इस मुताबिक उनको हम लोग आगे चल के ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक के अंदर है वो यही है कि जो एंटीनेटल केयर है इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई। तो वो कहता है कि एंटीनेटल केयर की जो डेवलपमेंट है ना, ये तकरीबन 100 साल पहले स्टार्ट हो चुकी हुई है और टाइम के साथ साथ तकरीबन 100 साल पहले जो है वो ये कॉन्सेप्ट आ गया था और टाइम के साथ साथ इसकी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो गई। ये एंटीनेटल केयर बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, स्पेशली कि आपका जो मुल्क है, आपकी जो कंट्री है वो हाई इनकम कंट्री है या लो इनकम कंट्री है। हर मुल्क की एंटीनेटल केयर के लिए अपनी कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उस मुताबिक जो है वो उनको मिल रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात तो ये करता है, अच्छा नेक्स्ट बात वो ये करता है कि थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड टच कर लेते हैं, फिर बेटे हम इंपॉर्टेंट चीज़ पे जाते हैं। तो वो कहते हैं 1929 में जो यूके है उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज़ किया गया और उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि मिनिमली जो एंटीनेटल केयर है वो प्रोवाइड होनी चाहिए तमाम प्रेगनेंट वुमेंस को। ये 1929 में बात हुई। उसके बाद वो कहता है कि 1948 में प्रॉपर एक्ट जो है ये बन गया और जो यूके का एक बड़ा हॉस्पिटल है NHS, आपको पता होगा, वहाँ से फिर एक प्रॉपर एक्ट जो है वो रिलीज़ किया गया और उसमें इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि एंटीनेटल केयर जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, टू ऑल प्रेग्नेंट वुमेन विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि उसको इन चीज़ के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, किसी भी कॉस्ट के बगैर उनको। अच्छा, तो उन्होंने क्या रूल बना दिया, उन्होंने कहा कि जितनी भी वुमेन्स हैं ना उनको एंटीनेटल केयर, बेटे एंटीनेटल केयर मैं बार बार बता रही हूँ, वुमेन ने आना है, उसका कार्ड बनना है, हर 4 हफ्तों बाद उसका चेकअप होना है, उसके टेस्ट होने हैं, अनीमिया है, खून की कमी की दवाइयाँ देनी है, उसका डिलीवरी प्लान करना है। तो ये एंटीनेटल केयर उन्होंने एक एक्ट बना दिया कि ये तमाम वुमेन्स को विदाउट एनी कॉस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपकी बुक में वो एक बात मज़े की लिखता है, वो ये बात लिखता है कि यूके के हॉस्पिटल्स में ये भी अनाउंस हो गया कि वो जनरल फिजिशियन जो कि प्रेग्नेंट वुमेन को अटेंड करेंगे उनको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। तो फिर जनरल फिजिशियंस ने ना ज़रा ज़्यादा जोर लगाया और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन्स आ रही थी जिनको पहले वो दाइयों या मिडवाइफ्स के हवाले कर देते थे, उन्होंने खुद अटेंड करना शुरू किया और बड़ा इस चीज़ को रेगुलेट किया सिर्फ इस चक्कर में कि शायद हमें जो है वो एक्स्ट्रा पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि एंटीनेटल केयर के अंदर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जो एंटीनेटल केयर है ये सारी जो है ये बहुत ज़्यादा वुमेन के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए, यानी कि आपने उसकी जो बिलीव्स हैं, उसके जो रिलीजन्स हैं। अच्छा, अब बहुत सारी जगहों पे ऐसे होता है कि वुमेन आती है ना तो हम लोग जो है वो उसको एक्सपोज करते हैं, मतलब क्लॉथ्स को रिमूव करा देते हैं और विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास OPD में पर्दादार खातून कह लो या पेशावर से लोग या पठान लोग अगर आ जाए ना तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, वो कहती हैं नहीं 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 मैं तो नहीं। तो फिर ठीक है, एंटीनेटल केयर जो है वो अब उसमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि कुछ चॉइसेस वुमेन पे भी हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है आप उनको मशवरा ले लें, वो एक्सेप्ट करें ना करें, दैट्स फाइन। ठीक है, तो एंटीनेटल केयर बेनिफिशियल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और ऑल द टाइम अवेलेबल भी होनी चाहिए है। हमारे घर के पास जो है वो BHU है, मैंने देखा तो वहाँ पे एंटीनेटल केयर जो है वो है, लेकिन अगर मैं अपने गांव वगैरह की बात करूँ तो वहाँ नहीं अवेलेबल। ठीक है, तो इस चीज़ को मेक श्योर करें। बाहर के कंट्रीज़ में तो है लेकिन हमारे कंट्रीज़ में भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हो जाएगा। तो एंटीनेटल केयर बेनिफिशियल, एक्सेप्टेबल और अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि एंटीनेटल केयर के बाद ये चीज़ देखी गई कि जो आपके पास मोर्टलिटी रेट है, सॉरी मैटरनिटी विजिट्स जो हैं, मैटरनिटी विजिट्स यानी माँ जितनी दफ़ा उनके पास जाएगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद मोर्टलिटी, यानी कि डेथ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं ड्यू टू प्रेगनेंसी अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहो। ये बात भी है कि जिसने 10 से 24 बार विजिट किया हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपनी डॉक्टर को, तो बहुत कम चांस है कि बाद में उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन या मोर्टलिटी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जाके डेवलप हो। पहले सिर्फ नॉर्मल चेकअप था, लेकिन फिर वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता
चीज़ें बेटर होती गई। 1960s में हमारे पास अल्ट्रासाउंड आ गया। अब जितनी भी वुमेन गायनी में आती हैं तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से ना सिर्फ हम फीटस को चेक कर लेते हैं और ये देखते हैं कि एक फीटस है, 2 फीटस हैं, बल्कि बहुत सारे अगर उसके अंदर मसले हैं, एबनॉर्मैलिटीज़ हैं तो वो भी एक्सेस हो जाती हैं और टाइम से पहले प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराई जा सकती है। उसके अलावा 1950s में वो कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था मोस्टली जो डिलीवरीज़ हैं वो घर में होती थी, लेकिन 1950s में हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी की एक रुझान बढ़ा और 70% वुमेन ने बेहतर समझा कि वो हॉस्पिटल में डिलीवर होना चाहती हैं अंडर द सर्विलेंस ऑफ डॉक्टर्स। लेकिन फिर थोड़ा सा मसला ये हुआ कि पेशेंट बेड्स वगैरह की कमी थी, लेकिन उसको फिर ठीक कर लिया गया और तकरीबन 1972 में वो कह रहा है कि हर 10 में से 9 वुमेंस जो हैं वो हॉस्पिटल में डिलीवर होना शुरू हो गई और इस डिलीवरी का ये फ़ायदा हुआ कि मोर्टलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बहुत हद तक कम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंक्रीज़ होती गई। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास फर्दर इंटरवेंशन हो रही है, हम फीटस को मॉनिटर कर सकते हैं, बच्चा ठीक है या नहीं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसकी आगे चल के बताऊँगी। देन अब लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा, लेबर इंडक्शन के लिए मेडिसिन आ गई हुई हैं, तो आहिस्ता 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 चीज़ें एंटीनेटल केयर में ऐड होती गई। एंटीनेटल केयर का सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, एंटीनेटल केयर क्या होता है ये हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक बेटे हम लोगों ने क्या बात की, हमने बहुत एक नॉर्मल सी बात की कि पहले नॉर्मली डिलीवरीज होती थी, कुछ लो रिस्क कुछ हाई रिस्क। आपने सुना होगा, मैंने अपने बचपन में बहुत स्टोरी सुनी कि ये बच्चा है, इसकी जब पैदाइश हुई तो इसकी माँ की डेथ हो गई। वो क्यों डेथ हो गई? क्योंकि उनकी एंटीनेटल केयर नहीं की गई थी, उन्होंने विजिट नहीं किया था डॉक्टर को, अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को नहीं देखा और फिर बाद में इतना फेटल आउटकम आया। तो बेसिक एंटीनेटल केयर का मकसद यही है कि हाई रिस्क और लो रिस्क वुमेन को डिफरेंशिएट किया जा सके ताकि प्रेगनेंसी के आउटकम को बेहतर किया जा सके माँ और बच्चे के लिए। थोड़ी सी बोरिंग सी बात हमने डेवलपमेंट की कर ली, लेकिन दैट्स फाइन, हमें ये तो सेटिस्फेक्शन है कि हमने बुक में से कुछ छोड़ा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक की, यानी असल जो चीज़ आपके पास स्टार्ट हो रही है। असल चीज़ में वो सबसे पहले आपको कहता है